हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही श्रृंखला में। जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान से रिलेटेड, उसी टॉपिक को आज हम पुनः कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एक बेहतरीन अंदाज में। तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस पॉलिटी से रिलेटेड या भारतीय संविधान की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान में ही जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी हम लोग भाग 6 और 7 तक का अध्ययन कर चुके हैं एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो उन सभी क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा जिससे कि यार इस क्लास को पढ़ने में सहजता महसूस होगी। बाकी आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे भारतीय संविधान का बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको हम भाग 8 के नाम से जानते हैं। इससे पहले भाग 6 और 7 हम लोगों ने कंप्लीट किया। बाकी आज जो अध्ययन करेंगे वो भाग 8 के संदर्भ में करेंगे। इस भाग 8 के संदर्भ में क्या बात बोली गई कि हमारे जो भी एक प्रकार से बोले भारत देश के संदर्भ में जो भी हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं या जिनको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, इस भारतीय संविधान में भाग 8 में इनका प्रावधान किया गया है कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में 2-4 अनुच्छेदों का जिक्र किया है, ठीक है। तो इनके माध्यम से आज हम लोग देखते हैं इस पूरी की पूरी क्लास के माध्यम से कि हमारे भारत देश के अंतर्गत जो भी सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको क्यों बनाया गया और क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि केंद्र सरकार को या जो भी हमारी सरकार है उसको केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या था इनको घोषित करने का और ये होते क्या हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारे चीजों की चर्चा जो है किया गया है भारतीय संविधान में, वो भाग 8 के माध्यम से किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेदों की तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों के माध्यम से जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में इन मतलब एक प्रकार से बोले इस केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में, तो वो किया गया है अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 के मध्य में जितने भी हमारे अनुच्छेद आते हैं वो किसके संदर्भ में आते हैं, तो उनको हम केंद्र शासित क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं या इसी को हम लोग संघ शासित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघ शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान की श्रृंखला में आज इस क्लास के माध्यम से कि ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान में, जो कि इनका प्रावधान 239 से लेकर के 241 के मध्य में और भाग 8 के संदर्भ में एक बेहतरीन अंदाज में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इनका प्रावधान करके आराम से रख दिया है, ठीक है। इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ शासित प्रदेश हैं ये होते क्या हैं, ठीक है। फिलहाल में ये 3 से 4 आर्टिकल हैं, हम लोग जो भी चर्चा करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे वर्णन कर देंगे उसका, जो कि अनुच्छेद वाइज नहीं पूछता है बेसिकली प्रॉपरली तौर से। तो हम सारी चीजों को एक तरफा लेकर के चलेंगे, ठीक है। केवल और केवल इतना याद रखेंगे कि कितने अनुच्छेद आते हैं इसके अंतर्गत में और भारतीय संविधान में इसको किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हमको क्या करना है,
पकड़ करके रखना है। सर्वप्रथम ये केंद्र शासित प्रदेश हमारे होते क्या हैं, तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सीधा और सीधा नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। यानी यहाँ के जो भी हमारे क्षेत्र होते हैं उनमें अपने स्वयं की इनको अधिकार नहीं दिया जाता, यानी इनकी अपनी स्वयं की स्वतंत्रता या स्वायत्तता किसी भी प्रकार की नहीं होती है। इन सारे के सारे क्षेत्रों में सीधे तौर पे जो अधिकार होता है या जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, ये हम लोग समझे हैं, ठीक है। और इसके पश्चात में ये देखते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत के संदर्भ में प्रचलित हैं, जो कि इन भाग 8 के संदर्भ में प्रावधान किया गया है इन अनुच्छेदों के माध्यम से, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि इनमें हमारे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अंडमान की बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक हमारा ये हो गया, एंड दूसरा लक्षद्वीप, एंड तीसरा पौंडीचेरी, या इसी को हम लोग पहले क्या बोलते थे, पुदुचेरी के नाम से जानते थे, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में दादरा एवं नागर हवेली, एंड इसी को यार जोड़ करके हमारा एक बना दिया गया है। इसी में आता है हमारा और कौन सा, दमन दीव, नाम सुना होगा। तो ये दोनों को एक में ही मिला करके कर दिया गया, जो कि गुजरात के निचले वाले हिस्से में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में चंडीगढ़ आ गया, एंड इसी के पश्चात में दिल्ली आ गया। दिल्ली के पश्चात में आता है हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर, एंड इसी में आता है लेह लद्दाख हमारा, ठीक है। तो ये हमारे एक प्रकार से बोले 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारा और आता है, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया, एंड पौंडीचेरी के पश्चात में दादरा एवं नागर हवेली दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख हो गया। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख ये दोनों अलग अलग हैं, फिलहाल में क्षेत्र एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि प्रचलित हैं भारत के संदर्भ में, और इन सारे क्षेत्रों में अपनी स्वयं की स्वायत्तता नहीं है, अपना स्वयं का अधिकार इनको नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि अगर इनको स्वयं का अधिकार दे दिया जाता, यानी एक राज्य के रूप में जिस तरीके बाकी राज्य हैं हमारे, यानी जिस प्रकार से बाकी राज्य हैं भारत के, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस तरीके अगर इनको राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाता तो ये हमारे क्षेत्रों से इतने दूर दराज वाले क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो दूर दराज के एरिया में हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे मुख्य भूमि से काफी दूर की स्थिति पे स्थित है। लक्षद्वीप हो गया, ये भी हमारे मुख्य भूमि से काफी दूरी पे स्थित है। यार कभी हम लोगों ने क्या ये सुना क्या कि अंडमान निकोबार का न्यूज हमको न्यूज में देखने के लिए मिल रहा है? नहीं देखने के लिए मिला। बाई चांस कभी कभार देखने के लिए मिल गया हो, पत्रकार भूल करके वहां पे जाकर के पत्रकारिता कर दी हो, स्टूडियो वगैरह में दिखा दिया गया हो, लक्षद्वीप वगैरह है, यहाँ की खबर क्या हमको कभी सुनने के लिए मिली क्या? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी मुख्य भूमि से काफी क्या है, दूर दराज वाले एरिया है। इसी कारणवश इन सारे क्षेत्रों को अपनी स्वतंत्रता ना दे करके, इनको एक राज्य के रूप में घोषित ना करके केंद्र सरकार सीधे तौर पे अपने अंडर में ले लेती है, यानी केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है इन सारे क्षेत्रों को। तो इन्हीं सारे क्षेत्रों को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश अथवा संघ शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो कि हमको नाम से ही पता चल रहा है। संघ शासित प्रदेश अर्थात शासन किसका होगा? केंद्र का, अर्थात संघ का।
उसी को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों की क्लियर हो गई बेसिकली तौर पे कि कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको क्यों बनाया गया और इनका उद्देश्य क्या था बनाने का, यानी इनको सीधा नियंत्रण क्यों दे दिया गया केंद्र का। इतनी सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको बनाने का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, इनको संघ का नियंत्रण क्यों दिया गया, ये तो समझ चुके हैं। क्योंकि कुछ क्षेत्र हमारे दूर हैं, कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो कि विवादित क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो कि सांस्कृतिक रूप से हमारी मुख्य भूमि से कटे हुए हैं, और कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि काफी छोटे छोटे क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार के हमारे कई सारे कारण हो जाते हैं जिनको हम उन सारे क्षेत्रों को हम केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे देते हैं। एक एक करके इसमें समझते हैं कि जो भी हमारे मुख्य भूमि से अलग हैं वो हमारे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी हमारे सांस्कृतिक रूप से अलग हैं वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश छोटे छोटे हैं, उनको इसी कारणवश मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो एक एक करके समझते हैं। इसमें हम दो तीन टॉपिकों को समझेंगे, यानी इनका बनाने का कारण क्या था या उद्देश्य क्या था। तो पहला जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य ये था कि मुख्य भूमि से दूर होने के लिए, यानी मुख्य भूमि से कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि काफी दूर दराज के एरिया में हैं। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। एंड दूसरा कारण इसी में कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि विवादित क्षेत्र हैं, यानी कोई हमारे इसी में अभी हम बात करेंगे कि विवादित क्षेत्र कौन सा है। तीसरा, विवादित के पश्चात में सांस्कृतिक रूप से, किस रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो क्षेत्र हमारे अलग हैं। एंड चौथा, सांस्कृतिक के पश्चात में कुछ हमारे क्षेत्र छोटे छोटे हैं, इस कारणवश उनको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। एंड छोटे छोटे होने के पश्चात में कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से बोले राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उसको क्या बनाया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो मुख्य भूमि से कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश दूर दराज वाले एरिया में हैं। तो अगर हम लोग मैप को देखते हैं तो इधर बंगाल की खाड़ी साइड में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। ठीक है, जो कि हमारे मुख्य भूमि से काफी दूर दराज वाले एरिया में है। ठीक है, जिस कारणवश केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे जो भी हमारा एक प्रकार से बोले प्रशासन वगैरह चलता है वो सीधा केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। केंद्र का एक व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है एक प्रशासक के तौर पे। यहाँ इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री वगैरह या उपराज्यपाल वगैरह नहीं होते हैं। और एक कंडीशन ये भी याद रखिएगा कि हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में ही केवल और केवल उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई है। बाकी अन्य जो भी हमारे राज्य हैं भारत के संदर्भ में, उनमें राज्यपाल की व्यवस्था है, ना कि उपराज्यपाल की व्यवस्था है। ठीक है, तो उपराज्यपाल कहां देखने के लिए मिलते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में। और मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल किस कंडीशन में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो केंद्र सरकार अपने एक प्रशासक को भेजती है नियंत्रण करने के लिए, जो कि सारी जानकारियों से केंद्र सरकार को क्या कराता है, अवगत कराता है। ठीक है, जहां पे जनसंख्या अधिक हो जाती है वहां पे फिर उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, और उसके साथ साथ में एक मुख्यमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली है हमारा, ये काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री भी है और यहाँ पे 3-4 लोगों का शासन चलता है। ठीक है, इसकी चर्चा आगे जब हम लोग भाग 9 पढ़ेंगे, जहां पे पंचायत वगैरह का अध्ययन करना है, तो वहां पे हम उसकी चर्चा एक बेहतरीन अंदाज में करेंगे। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया मुख्य भूमि से कौन कौन सा अलग। मुख्य भूमि से हमारा एक प्रकार से कौन हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एंड दूसरा हमारा हो गया कौन सा, लक्षद्वीप। ये क्या हो गए, ये दोनों मुख्य भूमि से काफी दूर हैं।
इसी कारणवश केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण यहाँ पे होता है। इनको अपनी स्वतंत्रता नहीं दी गई, इनको एक राज्य के रूप में इसी कारणवश घोषित नहीं किया गया। बाई चांस इनको हम अगर राज्य के रूप में घोषित कर देते तो ये अपनी स्वतंत्रता पा करके अपनी मनमर्जी करने लगते। ये तो यार फिर हमारी बात मानेंगे ही नहीं, अर्थात जो भी हमारी केंद्र की सरकार है उसकी बात तो मानेंगे नहीं, क्योंकि इनकी अपनी स्वतंत्रता हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे बाकी अन्य राज्य हैं वहां पे मुख्यमंत्रियों की व्यवस्था, राज्यपाल की व्यवस्था, तो वो लोग अपने में स्वयं के अपने राज्य के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार हम लोगों ने 7वीं अनुसूची का अध्ययन किया है, जिसमें संघ सूची के विषय में हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों ही हमारे कानून बनाते हैं। तो राज्य सूची के विषय में राज्य अपना स्वतंत्र है, जिसमें पहले हमारे 66 विषय हुआ करते थे। अब इस समय वर्तमान की स्थिति में 61 विषय हैं हमारे, जो कि इन 61 विषयों पर हमारी राज्य सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने राज्य के संदर्भ में किसी भी प्रकार को कार्य को करने का या कानून बनाने का। ठीक है, तो इसी कारणवश इस तरह की स्वतंत्रता इन क्षेत्रों को नहीं दी गई। अगर दे दिया गया होता तो क्या पता ये अपनी स्वतंत्रता पा करके भारत के साथ में बगावत कर देते और ये कह देते कि हम दूसरे देशों के साथ में मिल जाएंगे, या ये दूसरे देशों का सपोर्ट करने लगते, क्योंकि ये तो मुख्य भूमि से काफी दूर है, यहाँ की कोई खबर ही नहीं मिल पाती यार केंद्र सरकार को, या जो भी हमारी सरकार है कोई भी न्यूज नहीं मिल पाती। इसी कारणवश सीधा का सीधा नियंत्रण केंद्र का होता है और अपना इनकी स्वयं की स्वायत्तता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य भूमि से काफी दूर हैं। एंड बात करें अगर पौंडीचेरी की, पौंडीचेरी या जिसको हम लोग पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, ये हमारा सांस्कृतिक रूप से दूर पे है, यानी ये सांस्कृतिक रूप से क्या है, भारत से कटा हुआ है। सांस्कृतिक रूप से कैसे? जैसे पौंडीचेरी में हमारे 3 से 4 क्षेत्र आते हैं जो कि पौंडीचेरी के अंतर्गत आते हैं। पहला माहे हो गया, दूसरा कराईकल हो गया, एंड तीसरा यनम हो गया, एंड चौथा पुदुचेरी स्वयं हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 से 4 क्षेत्र आते हैं जो कि पुदुचेरी अर्थात पौंडीचेरी के क्षेत्र हमारे कहलाते हैं, ये 3 से 4 क्षेत्र। ठीक है, और ये हमारे हम लोग इतनी चीजें तो पढ़ ही चुके हैं और फिलहाल में सिविल एस्पिरेंट हैं, तो यार इतना हमको या इतनी हमारी बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी है स्वयं की, पढ़ते पढ़ते सिलेबस का अध्ययन करते करते, कि यार हम लोग ये चीजें समझ चुके हैं कि भारत के अंतर्गत काफी सारी विविधता है। अब वो चाहे जिस भी क्षेत्र में हम लोग देख लें यार, अगर हम लोग पूर्वोत्तर साइड में जाते हैं तो वहां का खान पान, पहनावा, बोली भाषा, सारी चीजें हमारी अलग होती हैं। अगर हम लोग वहीं दक्षिण साइड में आते हैं तो इधर भी हमारी सारी चीजें काफी सारी चीजों में बदलाव देखने के लिए मिलता है। अगर हम पूर्वोत्तर इधर उत्तर साइड में जाते हैं तो इधर भी सारी चीजों में बदलाव देखने के लिए मिलता है। यानी एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो भारत है ये एक प्रकार से विविधताओं का क्या है, देश है। यहाँ पे अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो कि अनेक प्रकार के खान पान, पहनावा, बोली, भाषा, सारी चीजों में भिन्नताएं देखने के लिए मिल जाती हैं। उनकी संस्कृति में भी यार सारी चीजों में देखने के लिए मिलती है भिन्नताएं। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी यार हम लोग देख चुके हैं कि ये जो हमारे 4 क्षेत्र हैं ये हमारे पहले किसके अंडर में आते थे, ये पहले फ्रांस के अधीन थे। किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन थे। तो कुछ ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ये हमारे फ्रांस के अधीन था, जिस कारणवश यहाँ पे जो हमारा कल्चर या जो संस्कृति विकसित हुई वो हमारे फ्रांसीसियों की संस्कृति क्या हुई, विकसित हुई, जिस कारणवश इन सारे क्षेत्रों को भी केंद्र शासित प्रदेश क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा सांस्कृतिक रूप से भिन्नता को दर्शाता है। इस कारणवश यहाँ पे सीधा का सीधा नियंत्रण किसका, केंद्र सरकार का हो जाता है। एंड बात करें दादरा एवं नागर हवेली की, तो यहाँ पे भी काफी सारी चीजें में भिन्नता देखने के लिए मिलती है।
यार ये हमारा सांस्कृतिक रूप से भी भिन्नता देखने के लिए मिलती है और छोटे तौर पे भी भिन्नता देखने के लिए मिल जाती है। अर्थात ये क्षेत्र हमारे क्या हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, यानी दादरा एवं नागर हवेली और ये जो दमन दीव वाला एरिया है ये क्या है, ये हमारे छोटे क्षेत्र हैं जो कि हमारे सारे राज्यों से छोटे क्षेत्र हैं। इस कारणवश यहाँ पे भी सीधा का सीधा नियंत्रण किसका, केंद्र सरकार का हो जाता है। इन सारे क्षेत्रों में जो भी सारे निर्णय लिए जाएंगे, जो भी सारे कार्य किए जाएंगे या कुछ भी अगर इन क्षेत्रों में हलचल तनिक भी किसी प्रकार की होगी तो वो केंद्र सरकार ही हलचल करेगी। राज्य सरकार का और इनकी स्वयं का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इस बात को हमने क्या करना है, पकड़ करके रखना है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में बात करें चंडीगढ़ की, इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों घोषित किया गया, तो इसको इस कारणवश घोषित किया गया क्योंकि ये हमारा विवादित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। अब विवादित कैसे, क्योंकि यार हम लोग जानते हैं कि ये जो चंडीगढ़ है ये चंडीगढ़ हमारी दो राज्यों की राजधानी है। किसकी, एक हमारा पंजाब हो गया एंड दूसरा इसी में हरियाणा हो गया। हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है कि पंजाब और हरियाणा ये दोनों राज्य हमारे ऐसे हैं कि इन दोनों राज्यों की राजधानी हमारी कौन सी, ये हमारी चंडीगढ़ है, ठीक है। जिसमें यार इनके बीच में कभी विवाद उत्पन्न ना हो किसी क्षेत्र को लेकर के या किसी अन्य चीजों को लेकर के, जिस कारणवश केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ पर मतलब इन क्षेत्रों का अपना स्वयं का अधिकार ना होगा। यहाँ पे सीधे तौर पे जो अधिकार होगा वो केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। जो भी निर्णय लेगी या इनका जो प्रशासन, यहाँ पे जो भी प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी वो केंद्र के अनुसार चलेगी, केंद्र ही सारे निर्णय लेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विवादित क्षेत्र हो गया और विवादित क्षेत्र के तौर पे केंद्र सरकार को तो यार अब हम लोग ये भी जानते हैं कि केंद्र के पास में सैकड़ों काम है हमारे, कोई एक दो कार्य तो है नहीं, उसको पूरा इंडिया देखना है, विदेश नीति भी देखनी है एंड जो भी हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उसको भी देखना है। तो केंद्र सरकार के पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो पार्टिकुलर किसी राज्य में जाकर के उसका देखभाल कर सके या उस राज्य के संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्णय ले सके। इसी कारणवश इन दोनों क्षेत्रों को केंद्र शासित घोषित करने के साथ साथ इन क्षेत्रों को बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया, यानी ये जो चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा है वो कुछ हिस्सा दे दिया गया पंजाब को और कुछ हिस्सा दे दिया गया हरियाणा वालों को। और केंद्र सरकार ने बाकायदा ये चीजें सुनिश्चित कर दी कि जो क्षेत्र हम आपको सौंप रहे हैं आप केवल और केवल इसी क्षेत्र में रह करके आप अपने किसी भी प्रकार का या अपने राज्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं या अपने राज्य के संदर्भ में कुछ भी अगर गवर्नमेंटेड चीजें या कुछ अन्य चीजों को निर्मित करवाना चाहते हैं तो जो सारे अधिकार या जो क्षेत्र हमारे द्वारा आपको सुनिश्चित किए जा रहे हैं आप केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों में आप अपना अधिकार जमा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ क्षेत्र दे दिया गया पंजाब को और कुछ हरियाणा वालों को, तो जिससे अब विवाद का कारण यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। इसी कारणवश इनको भी कुछ क्षेत्र दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री अलग, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री अलग, ठीक है। तो इसी कारणवश अब यहाँ के जो हमारे शासक होंगे वो यहाँ का निर्णय लेंगे। जो भी क्षेत्र इनको मुहैया कराया गया या सुनिश्चित कराया गया केंद्र के द्वारा, और कुछ क्षेत्र जो इनको दिया गया, यहाँ के जो शासक एवं प्रशासक होंगे वो यहाँ का सारा सिस्टम देखेंगे और अपने राज्य के संदर्भ में जो भी सारी चीजों का निर्माण करवाना होगा वो उसी क्षेत्र के अंतर्गत रह करके करवाएंगे, ठीक है। ये केंद्र सरकार ने निर्णय दे दिया, ठीक है। और इसी में काफी सारी चीजें आती हैं तो जिस कारणवश अब विवाद यहाँ पे नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये अपने अपने क्षेत्र में रह करके सारे कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो ये हुई चंडीगढ़ के पश्चात चंडीगढ़ की बात कि ये विवादित क्षेत्र था पहले, इसी कारणवश यहाँ पे भी सीधा नियंत्रण किसका दिया गया, केंद्र का दिया गया, ठीक है। जो भी सारे निर्णय लेंगे
वो यहाँ के मुख्यमंत्रियों द्वारा कार्य भले करवाया जाएगा, लेकिन जो भी वहां की प्रशासनिक व्यवस्था है या जो भी सारा सिस्टम है वो निर्णय कौन लेगा, वो केंद्र सरकार लेगी, ना कि ये लोग लेंगे। ठीक है, इसी के पश्चात में ये जो दिल्ली वाला एरिया है, ये दिल्ली वाला एरिया किस संदर्भ में हमारा आता है, तो ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र आता है ये हमारा एक प्रकार से बोले दिल्ली वाला क्षेत्र की अगर बात करें, तो दिल्ली वाले क्षेत्र में अगर बात करें तो हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग से पहले ही बोला था कि जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा ये जो दिल्ली है ये काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी यहाँ पे काफी ज्यादा घनी आबादी है और फिलहाल में दिल्ली हमारी 3 हिस्सों में बटी है, ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। एक हमारी अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली बनाई गई थी, जिस दिल्ली का निर्माण अंग्रेजों के समय में हुआ, जिसको हम लोग लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है कि दिल्ली जो है हमारी ये 3 हिस्सों में बटी है। कौन कौन सा? पहला हो गई हमारी नई दिल्ली। क्या हुआ? नई दिल्ली, जिसका निर्माण अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में हुआ, उसको हम लोग नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा इसी में आता है पुरानी दिल्ली। क्या आता है? पुरानी दिल्ली। इस पुरानी दिल्ली का निर्माण किसके समय में हुआ? तो इस पुरानी दिल्ली का निर्माण मुगलों के समय में हुआ। जिस समय दिल्ली पर मुगलिया सल्तनत का शासन था, उसी समय हमारी इस पुरानी दिल्ली का निर्माण हुआ था। यानी जो भी हमारा ताजमहल वगैरह है, ताजमहल सॉरी ये तो आगरा में पड़ता है, एंड इसी के पश्चात में जो भी हमारा लाल किला वगैरह है या जामा मस्जिद वाला जो एरिया है, यानी इस प्रकार की जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें दिल्ली वाले क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में पड़ती हैं, उसको हम लोग पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इस पुरानी दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मुगलों के द्वारा किया गया। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में एक दिल्ली आती है हमारी लुटियंस दिल्ली। लुटियन दिल्ली, यानी ये लुटियन दिल्ली एक प्रकार से बोले एडविन लुटियंस नाम के व्यक्ति थे, जो कि हमारे अंग्रेज थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हमारे लुटियंस दिल्ली का निर्माण किया गया और इस लुटियंस दिल्ली से ही हमारा पूरा भारत देश चलता है। इसी लुटियंस दिल्ली में ही हमारा केंद्र है पूरा, यानी जहां से सरकार हमारी चलती है, सरकार हमारी जहां पे बैठती है, उसी को हम लोग लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं। और इस लुटियंस दिल्ली वाले क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जहां पे हमारा दिल्ली में जिस भी क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट हमारा स्थित होगा, संसद भवन स्थित होगा, संसद भवन के पश्चात में राष्ट्रपति भवन स्थित होगा, इस प्रकार के जो भी हमारे संवैधानिक बड़ी बड़ी इमारतें दिल्ली में जिस भी क्षेत्र में स्थित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं। और पूरा का पूरा देश जो चलता है वो लुटियंस दिल्ली से ही चलता है। ठीक है, तो ये जो दिल्ली है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो भी उद्देश्य था, या केंद्र शासित जो दर्जा प्राप्त कराने का उद्देश्य था, वो एक हमारा उद्देश्य ये भी था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो काफी ज्यादा थी, तो यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय होंगे वो अकेले अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब यार ऐसा क्यों? क्योंकि काफी सारा क्षेत्र बड़ा, यानी क्षेत्र हमारा छोटा लेकिन आबादी बहुत बड़ी, यानी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया हमारा दिल्ली का है। तो जहां पे जिस कारणवश जो भी सारा सिस्टम होगा, जो भी सारे हमारी चीजें होंगी, अब जाहिर सी बात है जनसंख्या ज्यादा तो क्राइम हमारा ज्यादा होगा, भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, मुकदमे हमारे ज्यादा होंगे, रेप मर्डर चोरी डकैती जो भी सारी चीजें होंगी ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ज्यादा होंगी। तो वहां का जो भी सारा सिस्टम है, जो भी प्रशासन वगैरह है, वो यार इन सारी चीजों को कितना हैंडल करेगी। तो इस कारणवश भी एक उद्देश्य ये हो जाता है कि दिल्ली को भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया, जिसपे सीधे तौर पे नियंत्रण किसका? वो नियंत्रण केंद्र सरकार का। हम लोग ये चीज जानते हैं, भले अरविंद केजरीवाल जी हमारे बैठे हैं दिल्ली में एज अ मुख्यमंत्री, लेकिन वो केवल नाम मात्र के लिए बैठे हैं। उनका नाम भले है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है।
छोटे मोटे डिसीजन भले वो ले लेते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा निर्णय लेती है दिल्ली का, वो कौन लेता है? केंद्र सरकार लेती है। कौन? केंद्र सरकार। और वहां की जो प्रशासन वगैरह है वो खुद अरविंद केजरीवाल जी के नियंत्रण में नहीं है, उनकी बात खुद नहीं सुनती है। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये एक प्रकार से ऐसे ही बैठे हुए हैं नाम मात्र के लिए, और जो कि पूरा का पूरा नियंत्रण है वो किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, तो इस कारणवश जो भी सारा क्षेत्र हमारा आता है दिल्ली का, उस पे नियंत्रण किसका? केंद्र सरकार का। जो भी निर्णय लेगी वो कौन लेगी? केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, तो इस कारणवश दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया। एंड इसी के पश्चात में बोले जम्मू कश्मीर, जो कि पहले एक राज्य हुआ करता था। कभी कभी क्या, जब से धारा 370 हटाई गई तब से ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। इससे पहले यह एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, फिलहाल में सारी चीजें जानते होंगे यार धारा 370 के संदर्भ में। ठीक है, तो उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल में जम्मू कश्मीर जब से हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बना, तब से वहां के लोगों के द्वारा एक आराम की, एक प्रकार से बोले चैन की सांस ली गई, चैन की सांस ली गई। और अब ये धीरे धीरे जो भी हमारा क्षेत्र है ये नॉर्मल हो जाएगा, बाकी राज्यों की तरह ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल में ये जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला एरिया ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, पहले जो भी वहां पे आतंकवादी घटनाएं ज्यादा हुआ करती थी, तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे कम देखने के लिए मिलती हैं। तो इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों घोषित किया गया? इसको इस कारणवश घोषित किया गया कि ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, किस सुरक्षा की दृष्टि से, यानी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, इसको केंद्र शासित प्रदेश इसी कारणवश घोषित किया गया कि यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे के पूरे जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अर्थात अब जो नियंत्रण है जम्मू कश्मीर पे वो किसका है? वो हमारा सीधे तौर पे नियंत्रण है केंद्र सरकार का। ठीक है, यहाँ पे अपना स्वयं का डिसीजन कोई भी राज्य नहीं ले सकता है। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, या कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री भी हैं और उपराज्यपाल भी हैं, और उपराज्यपाल केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं। उपराज्यपाल नाम का किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं होता है, और ना ही उप प्रधानमंत्री का कोई पद होता है। ठीक है, यानी जिस प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद होता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। मुख्यमंत्री का पद होता है और उप मुख्यमंत्री का पद होता है, लेकिन राज्यपाल का पद होता है, उपराज्यपाल का पद नहीं होता। उपराज्यपाल का पद वहीं पे बनाया जाता है जहां पे हमारे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया हो। और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है तो वहां पे उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की व्यवस्था तब की जाती है जब वहां का जो भी सारा सिस्टम है वहां के प्रशासक के द्वारा नहीं संभाला जाता है। तो ठीक है, बाकी केंद्र सरकार अपने प्रशासक के तौर पे वहां पे लोगों को भेजती है और वही सारी देखरेख उस राज्य की या उस क्षेत्र की करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारा भाग 8 के संदर्भ में, और अनुच्छेद 239 से 241 के मध्य में यही सारी बातें हमारी बोली गई है, और संविधान के निर्माताओं के द्वारा इन्हीं सारी बातों का प्रावधान बाकायदा इन 4 अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया यार कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको किस लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और ये हमारे यहाँ पे जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, और होता है तो किस कारणवश होता है। सारी चीजों से हम रूबरू हो चुके हैं एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा भाग 8, यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। इसके पश्चात में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 9 आता है, जिसमें हम लोग पंचायतों का अध्ययन करेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में पंचायतों का जिक्र हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से यार हम लोग पढ़ते हैं चुनाव वगैरह होता है विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का,
और राज्यसभा का, उसी प्रकार से हम लोग देखते होंगे पंचायतों का भी चुनाव होता है, ग्राम में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, पार्षदी का चुनाव होता है, या मेयर वगैरह का जो हमारा चुनाव होता है। इन सारी चीजों की चर्चा हम भाग 9 के अंतर्गत करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक बेहतरीन अंदाज में भाग 9 में इसका वर्णन किया है अनुच्छेदों के माध्यम से। ठीक है, तो उन सारी चीजों का जिक्र हम आने वाली क्लास में करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में। फिलहाल में अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी भारतीय संविधान की श्रृंखला में किसी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।